अनुज भाई, मकर संक्रांति के बाद जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि जी राजनीतिक विषयों पर बात करें, तो मैं चाहता हूं कि जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बात होनी चाहिए, अभी आप प्रारंभिक रूप से रखें, तब तक मैं उनसे बात कर ले रहा हूं। जी अनुज भाई, राजनीति के मुद्दे जी क्या होने चाहिए आपकी समझ से? जी। जी जी। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसके सामने जितना बड़ा राज्य है उतनी ही बड़ी चुनौतियां और उतनी ही ज्यादा संख्या में चुनौतियां रही। 2017 में जब भाजपा सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी, तो आम जनमानस को बड़ी उम्मीदें थी कि जो है जो पिछले 20-25 सालों से जो है भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल सत्ता से बाहर रहे, तो जो एक यहाँ की राजनीति में और यहाँ के शासन प्रशासन में गिरावट आई, उसमें कुछ सुधार आएगा और भारत के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि इस सरकार को भी काम करते हुए करीब 3 साल से ज़्यादा लगभग 4 साल बीतने को हैं। लेकिन अपेक्षित सुधार विभिन्न क्षेत्रों में अभी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में जनता का निराश होना, जनमानस के बीच में हताशा और निराशा एक देखी जा सकती है। तो और 2022 के अगले विधानसभा चुनाव सन्निकट हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा पर चर्चा और विश्लेषण बहुत ज़रूरी है कि अगले एक वर्ष में अभी सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, जिससे कि वो जो है अगले चुनाव में जो है जा सके और जनता के बीच वोट माँग सके। जी। हाँ बिल्कुल। और लेकिन मुद्दे होने क्या चाहिए, सवाल के मुद्दे तो जैसे जी, कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं जी, हमारे। जी, 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 कौन से मुद्दे प्रमुखता से आने चाहिए सामने? जैसे विकास का मुद्दा जी, प्रमुखता से नाम लिया जाता है, जी, सारी पार्टियां कहती हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं या जी, लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में जा पाते हैं? कहीं जी, जातीय बिल्कुल। जकड़न, धार्मिक उन्माद में उलझ करके बार बार चुनाव के परिणाम तो प्रभावित जी, होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक निरंतर लंबी बहस का विषय भी है। जी, लेकिन क्या किया जाए? पूरा एक साल अभी बाकी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा जी, चुनाव होने में। जी, हम आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर, एक विचारधारा के स्तर पर, जी, बातचीत के स्तर पर, कि जो राजनीतिक दलों की राजनीति की धारा है उसको पहली बात तो हम लोग जन सरोकार से जोड़ें, और जन सरोकार क्या क्या हो। जी, ये पूरी मेरा मानना है कि अब बहुत हो गया कि राजनीतिक दल अपने एजेंडे को तय करे। जी, जनता से जुड़े हुए लोग, सामाजिक जी, संगठन, हम हम भी कुछ मुद्दे तय करने का, हम जी, केवल वोट देने के लिए थोड़ी ना है। जी, जी, बिल्कुल। हमारे उठाए हुए मुद्दों पर राजनीति हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए, हमारी मांग है। जैसे छोटे राज्यों के गठन का बात है, पूर्वांचल के राज्य के निर्माण का एक जी, लंबा आंदोलन आप चला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये मांग, जिसे कहते हैं कि विकास होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर रहेंगे, महिला सुरक्षा रहेगी, सारी पार्टियां कहती है, लेकिन ये चीजें होंगी कैसे? जी, उस जी, बिंदु पर लाने के लिए जी, कैसे हम लोगों को काम करना है, इस पर हमारे आपके बीच में, सामाजिक संगठन बीच में बात हो। और प्रयास ये हो रहा है कि राजनीतिक दलों के लोग आवे, जैसे कि आज भी जी, राजनीतिक दलों के एक साथ विपक्षी दल का, कि अच्छा मेरा क्या प्रयास है इस बहस में, कि पहले हम विपक्षी दल के लोगों से, जो सत्ता में नहीं है, जी, उनसे वार्ता करें, उनसे जो भी जी, हम मौका दें, समय दें, हम उनको दें कि वो आवे, वो अपनी बात रखें। अब समय देने के बाद या विपक्ष के लोग नहीं आते हैं, विमर्श में शामिल नहीं होते हैं किसी कारण से, तो उसमें हमारा आपका दोष नहीं होगा। जी, जो जी, भी पब्लिक के संवाद में, जन के संवाद में जितनी ज्यादा सहभागिता करेगा, उतना उसको जो है माइलेज मिलेगा, उतना लोग उसकी बात को समझेंगे। जी, तो अनुज भाई, पहली बात तो जैसे कानून व्यवस्था का सवाल हर जगह उठता है, जी, और कई बार आपसे हमारी बात हुई, और तो मैं ये चाहता हूं कि राजनीतिक दलों को आप
सत्ता सुने उनको भी, और राजनीतिक दलों को संदेश ये कैसे दिया जाए कि ये जो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 22-23-24 करोड़ की आबादी है, तो इस ये कैसे कानून व्यवस्था बाधक है। इस पर मैं चाहता हूं कि आप जो है पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन जो है इस पर एक अपना राय रखे, पक्ष रखे, और फिर एक एक बिंदु पर हम समझे बड़े राज्य और छोटे राज्य में अंतर क्या होता है, इसको हम आज समझते हैं, जब तक कोई राजनीतिक दल के साथी हमारे साथ जुड़ते नहीं है। जी अनुज भाई। जी विद्रोही जी, बिल्कुल आपने कुछ बिंदु रखे, जैसे एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद के हावी होने का एक शुरुआत में आपने वो रखा, तो बिल्कुल सही है कि जैसे जो उत्तर प्रदेश की विशालता के कारण जो यहाँ की चुनौतियां हैं, तो यहाँ पे जातिवाद की राजनीति को एक अफीम के रूप में परोसा गया, और उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जो है जाति धर्म के बहकावे में आकर के हर 5 साल में मुद्दों को भूल करके और वोट देती आई। तो मुद्दों की अगर हम बात करें तो आज भी आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों की लिस्ट में टॉप पर आता है, लेकिन हम अगर आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये भारत के निचले स्तर के 2-3 राज्यों के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। तो आर्थिक पैमाने पर उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन और क्षेत्रीय विषमता, दूसरी एक बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय विषमता। अगर हम उत्तर प्रदेश में ही पश्चिम से पूर्वांचल की और बुंदेलखंड की तुलना करते हैं, तो आर्थिक, सामाजिक और कृषि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, और जिसमें पिछले 4 वर्षों में भी हम बहुत कुछ सुधार देखने को नहीं पाते हैं। जी, तीसरी आपने अहम एक मुद्दा उठाया कि कानून व्यवस्था की जो यहाँ पे चुनौती है और जिसमें बहुत कुछ सुधार देखने को नहीं मिला। तो बिल्कुल अरविंद जी, ये उत्तर प्रदेश की विशालता इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है कि अच्छी सी अच्छी सरकार हमने बैठाने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। दिन पर दिन स्थिति कानून व्यवस्था की बिगड़ती ही जा रही है, और हम पिछली सरकार से चाहे तुलना करें, चाहे और पिछली सरकारों से तुलना करें इस सरकार की, लेकिन स्थिति में कोई बहुत उल्लेखनीय सुधार नहीं देखने को मिला। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की विशालता। उत्तर प्रदेश भारत का जो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में जब एक चुनी हुई सरकार होती है, जो जनता के प्रति जवाबदेह सरकार होती है, जो शासन सत्ता पर विराजमान होती है, मुख्यमंत्री होती है, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति उसको एक सुशासन देने की, उसको अच्छी कानून व्यवस्था देने की। लेकिन जब जो शासन सत्ता के शीर्ष पर हमारी चुनी हुई सरकार बैठी हुई है, उसके हाथ जो है इतने राज्य की विशालता के सामने इतने छोटे हो जाते हैं, उसकी नज़र इतनी क्षीण हो जाती है कि वो कोने-कोने तक नहीं पहुँच पाती, उसके हाथ कोने-कोने तक नहीं पहुँच पाते। तो नौकरशाही व्यवस्था या हमारा प्रशासन कहीं न कहीं निरंकुश भी होता है, कहीं न कहीं लापरवाह भी होता है। तो जैसा कि अगर लोकतंत्र की बात है और हम चुनी हुई सरकारें सत्ता में लाते हैं, तो ज़िम्मेदारी जब उसकी बनती है, तो हम नौकरशाही और उसके कंट्रोल में नहीं रह जाती है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। तो ऐसे में छोटे राज्यों एक मिनट इसी पर अनुज भाई, बहुत एक आपने विषय बहुत अच्छा एक शब्द का जिक्र किया, तो इसलिए मैं आपको अभी इसमें रोक रहा हूं। नौकरशाही का आपने कहा कि नौकरशाही जो है थोड़ा सा बेलगाम हो जाती है बड़े राज्य के कारण। कहीं ये जो हम लोग हम लोगों ने कई बार कई विमर्श में, जनपद के भी विमर्श में, और मैंने लगातार टीवी डिबेट्स में भी कहा, नौकरशाही का जो मनमाना रवैया होता है उस पर। और अभी आपने देखा होगा कि गुजरात काडर के अधिकारी जो है वहां पर इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उनको जो है अभी एमएलसी भी हो गया कि वो एमएलसी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया। और ये भी सत्ता के गलियारे में बिल्कुल ये चर्चा है कि उनको सरकार में बड़ा दायित्व जो है मिलने जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि नौकरशाही के जो उनके तजुर्बे थे, क्योंकि वो लगातार पीएमओ से जुड़े और उसके पहले गुजरात सरकार में नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए माने जाते अधिकारी, तो उनको ये माना जा रहा है कि अब ये जो चुनावी वर्ष है उस समय ए.के. शर्मा जी को यहां पर इसलिए लाया गया है कि वो जो ये गैप था नौकरशाही पर जो सवाल उठ रहा था, तो उस पर वो नियंत्रण कर पाए। तो क्या हमारी आपकी जो शंकाएं थी, हम आप जो बात करते थे
कि कहीं ना कहीं नौकरशाही के कुछ मनमाने रवैये के कारण या उसकी लचर नीति के कारण योगी आदित्यनाथ की सरकार की, भाजपा सरकार की तमाम नीतियां कारगर नहीं हो पा रही है। उसका कहीं गलत असर भी पड़ जा रहा है, विपक्ष को मौका मिल जा रहा है। उसको कंट्रोल करने, नियंत्रित करने के लिए एक सुलझा हुआ नौकरशाह राजनेता का दायित्व निभाने तो नहीं आ रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल अरविंद जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे चर्चाएं आज राजनीतिक गलियारों में जोरों पर हैं कि शर्मा जी को कुछ ऐसा दायित्व देने की जो है तैयारी चल रही है भाजपा के जो है आकाओं के बीच। तो ये तो बिल्कुल हो सकता है कि हाँ, ऐसा कोई जो है हो, आगे संभावित हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज करीब 4 वर्ष बीतने को हैं उत्तर प्रदेश की जो है वर्तमान सरकार को काम करते हुए। तो ये तो पहले 1-2 वर्षों के बीच ही ये समझ में आ जाना चाहिए जो है कि हमारी दशा, दिशा, शासन प्रशासन की किस तरफ जा रही है। जब आज 4 साल हमने कुशासन देख लिया, बेलगाम नौकरशाही देख ली, लापरवाह और गैर जिम्मेदार शासन देख लिया, तो आज अंतिम 1 वर्ष में जो है हम अगर कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं तो वो कहाँ तक सफल होगा और वो कहाँ तक जनता को पिछले 4 वर्षों में जो उसने पीड़ा झेली है, जो 4 वर्ष में उसने उसमें नकारात्मकता आई है, उसको सुधार पाने में कितना सफल होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो मैं जो है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ संभावित हो राजनीतिक गलियानों में, लेकिन मैं इसको बहुत आशा भरी निगाहों से नहीं देखूंगा। हाँ, नहीं वो ठीक है, आपका नजरिया है। मेरा भी ये मानना है कि अंतिम समय में आप बहुत ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम और आप जो बात करते थे, तमाम और लोग भी करते थे कि नौकरशाही के कारण और सरकार चलाने के तजुर्बे की कुछ अनुभवहीनता के कारण जो नौकरशाही मनमाना काम कर रही है, तो ये एके शर्मा जी के आने से अभी एमएलसी बन रहे हैं, फिर अगर दायित्व मिलता है तो इसका मतलब हम लोग तो 100% सही थे ना, कि कहीं ना कहीं राजनेता और नौकरशाही के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए लोक सत्ता का नौकरशाही पर, वो नहीं है। तो अब नौकर, एक मजे हुए नौकरशाह को राजनेता का दायित्व देकर के नौकरशाही पर नियंत्रण, मैं इस बिंदु पर आपकी राय चाहता हूं कि क्या यही योजना नहीं है भाजपा? प्रयास तो ऐसा ही कुछ है कि नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए एक मजे हुए नौकरशाह को लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो है नौकरशाही पर नियंत्रण और जनता के प्रति जवाबदेही भी, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से जो चीज हो सकती है वो एक नौकरशाह को बीच में नौकरशाहों के ऊपर डाल करके अगर ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि ऐसा कोई प्रयोग सफल होगा, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस प्रयास से, इन अटकलों से ये चीज जरूर साबित हुई है कि आखिर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए या भाजपा के आला कमान ने ये स्वीकार कर लिया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शासन और नौकरशाहों के बीच में जो है एक सामंजस्य की कमी रही। जी देखिए, सामंजस्य की कमी की आपने बात कही, और ये इसी का खामियाजा जो है सरकार तो भुगतती ही है, हम आप भी भुगतते हैं। और कानून व्यवस्था का नियंत्रण इसमें, इसीलिए तमाम प्रयासों के बाद अभी देखिए जैसे संगठित अपराधों पर नियंत्रण की बात होती है, और सरकार का दावा भी हम देख भी रहे हैं कि तमाम बड़े अपराधियों पर, माफियाओं पर, जिनका एक तरह से एक छत्र राज चलता था अपने प्रभाव क्षेत्रों में, उनके बड़े बड़े घर गिराए जा रहे हैं, उनकी अवैध संपत्ति पर जो है बुलडोजर चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो ये भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं, जो महिला अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, छोटी मोटी जो है वारदात, उसको कहना एक तरह से गैर मानवीय कथन होगा। भाई कोई अपराध किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उसके लिए तो वो बड़ा ही होता है, तो और इसको आंकड़ों की बाजीगरी में भी उलझाने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं कि पिछली सरकार में ज्यादा था, इसमें कम है, या उसमें कम था, इसमें ज्यादा है। अपराध नियंत्रण, और ये भी मैं मानता हूं कि अपराध जो है समाज को नियंत्रित करना चाहिए।
लेकिन अपराध होने पर कार्रवाई और अपराधियों पर कानून का भय, ये तो स्थापित जो है चुनी हुई सरकार और पुलिस सत्ता को करना चाहिए। पुलिस डंडा जो है मनमाने तरीके से चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अपराधियों पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से करने के लिए क्या हम अपराध नियंत्रण में जो योगी आदित्यनाथ जी की अपनी एक कार्यशैली है, उनका तेवर है, और जो उनकी ठोको नीति है अपराधियों को कि वो न माने तो न ठोका जाए, छोटे जो कानून की और राजनेताओं की भाषा में जिनको छोटा अपराध माना जाता है, लेकिन वो छोटा अपराध मध्यम और निम्न वर्ग आम जनमानस के लिए ही बहुत बड़ा अपराध होता है, उस पर नियंत्रण के लिए क्या सुझाव जो है हमको देना चाहिए सरकार को? कैसे छोटे, मतलब जो कानून की नजर में और राजनीतिक दलों की नजर में छोटे अपराध होते हैं, कह रहे तो छोटी घटना हुई, जैसे किसी से मारपीट हो गया, किसी को गाली गलौज हो गया, किसी के होता है कानून की भाषा में कि छोटे अपराध है, लेकिन जिसके साथ घटित हो रहा है उसके तो आफत आ जाती है, वो रात में सो नहीं पाता है, उसकी नींद हराम हो जाती है। जी अनुज भाई। जी जी बिल्कुल विद्रोही जी, असल में जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से जो है अपराध को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, वो समस्या के मूल में जाए बिना एक कार्य करने का मुझे वो नजरिया दिखता है कि जो उत्तर प्रदेश की समस्या का मूल है, जिससे ये अपराध पैदा हो रहे हैं, अपराधी पैदा हो रहे हैं, हम उस समस्या पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सीधे जो है एक हथौड़ा लेकर चला करके और इसको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अपराध नियंत्रित हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश की समस्या है वो यहाँ की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। अपराधी पैदा कहाँ से होता है? आपने जिन छोटी-छोटी बातों की बात करी कि छोटे-छोटे अपराध हैं, छोटी-छोटी समस्याएं हैं, वहीं से अपराध यहाँ पर और अपराधी पैदा होते हैं। तो जब यहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, रोजगार की विषम परिस्थितियां, आजीविका की विषम परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें एक बहुत आसान सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ऐसे आकाओं के लिए, ऐसे माफियाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि वो एक बेरोजगारों को अपने तरीके से यूज करते हैं, उनको कहीं उनसे गलत कार्य कराने का प्रयास करते हैं, उनको गलत दिशा में यूज करते हैं। तो ऐसे युवा पहले भटकाव में छोटे-छोटे अपराध करते हैं और बाद में फिर वो जो है अपराध के आदती अपराधी बन जाते हैं और ऐसे माफियाओं के साथ चंगुल में फंस करके और बड़े-बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो यहाँ की जो समस्या का मूल है वो यहाँ की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियों में है और उसका समाधान निकाले बिना, उसकी गहराई में जाए बिना अगर हम सोचते हैं कि हथौड़ा चला करके जो है हम यहाँ से अपराध को समाप्त कर लेंगे, तो ये एकदम गलत सोच है और इससे यहाँ पे अपराध कभी समाप्त नहीं होना है। ये अपराधी यहाँ पर बनते रहेंगे, पनपते रहेंगे और उनका राजनीतिक दुरुपयोग, उनका माफियाओं द्वारा दुरुपयोग होता रहेगा। जी। जी जी। अच्छा अनुज भाई, जब हम लोग राजनीति की ही मुद्दे की बात कर रहे हैं, अभी देखिए जो भर पार्टी है, राजभर सुहेलदेव राजभर पार्टी है, उन्होंने एक मोर्चा बनाया और उस मोर्चे में ओवैसी साहब, बड़े ओवैसी साहब जो है उसके हिस्सा बने, और अभी बिहार में उन्होंने शानदार अपनी खाता खोला है, वहां पर उनके विधायक जीते हैं, और वो उत्तर प्रदेश में भी भागीदारी, जो मोर्चा है राजभर जी के नेतृत्व में, उसका हिस्सा बन करके अभी उन्होंने आजमगढ़ और जौनपुर करते ही विपक्ष की पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी जो है, ने उनके ऊपर अपनी टिप्पणी की, और टिप्पणी ये की कि ये भाजपा की मदद करने ये आते हैं जी। ये भाजपा के मददगार हैं, और उसमें कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से सांसद साक्षी जी महाराज, उन्होंने भी एक बयान में अपने इस बात की स्वीकारोक्ति किया कि हाँ वो तो हमारी मदद करते हैं, मदद हो जाती है, पूरा उनका बयान चला, और बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जबकि पूरा बयान मैंने खुद भी देखा और कुछ टीवी डिबेट्स की चैनल में मैंने इस बात को रखा अपनी तरफ से कि साक्षी जी महाराज जो है इस तरह के बयान जो है देते हैं, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उसके बाद फिर तुरंत एक्शन ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने जो है, जिम्मेदार लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ देखिए ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी तो मिली हुई है, बी टीम है,
और ये सिद्ध हो गया साक्षी महाराज के कहने पर। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पिछले बिहार के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की रजामंदी के बिना, जब उस समय राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन था, जिसके नेता थे मोर्चे के मुलायम सिंह, लेकिन उनकी सहमत के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना, बिना उनको बताए वहां लिस्ट जारी हो जाती है और केवल 5 सीटें सपा को मिलती है। तो मुलायम सिंह यादव जी अपना तेवर दिखाते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ते हैं। तो उस समय समाजवादी पार्टी को भी तमाम विपक्षी दलों ने ये कहा था, कांग्रेस ने भी, सब लोगों ने, कि ये तो भाजपा की बी टीम बन के लड़ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो बिहार में लड़ने जाती है, कहीं दिल्ली लड़ने जाती है, या ओवैसी आ रहे हैं, या कोई भी कहीं लड़ने जा रहा है, तो उसको सत्ताधारी दल, पहले कांग्रेस का बी टीम कह दिया था, अब भाजपा का बी टीम कहते हैं। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? जी, देखिए, जब भी ऐसी बात क्यों राजनीतिक दल एक दूसरे को कहते हैं? जी, ये बहुत आम चीज है कि आज वोट बैंक की राजनीति जो है हमारे देश और समाज में हावी। तो जब किसी एक कम्युनिटी विशेष को एक वोट बैंक बनाने का प्रयास किसी भी दल के द्वारा होता है, तो निश्चित है कि उसकी एंटी कम्युनिटी कहीं न कहीं एकजुट होकर के किसी दल के साथ जुड़ती है। तो एक बहुत स्वाभाविक सी जो है ये राजनीतिक प्रक्रिया है कि अगर किसी कम्युनिटी विशेष के को एक वोट बैंक बना करके स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी एंटी कम्युनिटी भी एक वोट बैंक बनने का प्रयास करेगी और वो अपने जो है अपनी कम्युनिटी के जो समर्थक पार्टी है उसके साथ जो है जाना पसंद करेगी। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें क्या है कि जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए और ओछे या बचकाने बयानों से हाइलाइट होने के लिए विभिन्न दल भी प्रयास करते हैं और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करते हैं कि हम ऐसे बयान दे करके जो है कहीं न कहीं जो है हाइलाइट होंगे और जो है उसका हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। जबकि ये एक बहुत स्वाभाविक सी जो है राजनीतिक प्रक्रिया है, इसको बहुत ज़्यादा इस पर उसकी ज़रूरत हाँ, मतलब मेरा, देखिए, जो आपने कहा लगभग मेरा भी वही मानना है कि ये लोग मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए, और कुछ लोग अपने अपने पार्टी में नेताओं के प्रिय बन जाने के लिए तत्काल इस तरह की प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसका जनता से जुड़ाव से कोई मतलब नहीं रहता है। और क्रिया की प्रतिक्रिया के चलते जो है, अभी देखिए, जैसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होना है, आप लोग भी जो है पूरा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि फरवरी में, शायद 10 फरवरी से, हम आपसे अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो जनता से सहयोग और संवाद का पीछे एक कार्यक्रम जो है चला है, उस पर भी हमने सुना है कि तमाम जो है नेताओं का, जैसे समाजवादी पार्टी के ही एक नेता सांसद हैं हसन साहब, उनका आया कि चंदा मांगेंगे लोग तो लोग पथराव करेंगे, इस तरह का। तो ये एक तरह से सामाजिक जो है ताने बाने को बार बार बिगाड़ने का एक प्रयास होता है, जो रुकना चाहिए। अभी देखिए, एक बाराबंकी के ही साथी हैं एडवोकेट आलोक वर्मा जी, उनका एक टिप्पणी है, वो हम लोग से जुड़े हुए हैं। अनुज भाई, हम लोग इन नेताओं के पीछे क्यों भागते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। ये आलोक भाई का सवाल है। तो एक दिन तो आलोक भाई को भी साथ में डिबेट में हम लोग को जोड़ना है, और काफी सक्रिय है, नौजवान है और सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि अनुज भाई की आप ये इनको उनकी समझ में नहीं आता है कि नेताओं के पीछे क्यों भागते हैं, तो जरा थोड़ा सा अगर संभव हो तो बताइए इनको कि क्यों भागते हैं, हम नेताओं के पीछे जी, लोग क्यों भागते हैं? जी, जी, जी। जी, जी, आलोक जी, नमस्कार। और मैं अरविंद जी इस पर यही टिप्पणी करना चाहूँगा कि भारत में लोकतंत्र स्थापित है। भारत में लोकतंत्र स्थापित है, संवैधानिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता के शीर्ष पर चुनी हुई सरकार ही बैठेगी और राजनीति ही वहाँ पर शासन करेगी। तो ऐसे में अगर जनता को कुछ भी अच्छे की उम्मीद है या कुछ भी जो भी उसको सार्वजनिक सेवाओं की ज़रूरत होती है या समाज से और राष्ट्र से जो भी अपेक्षाएँ होती हैं, वो उसकी अपेक्षाएँ राजनीति के माध्यम से ही पूरी होनी है, राजनेताओं के माध्यम से ही पूरी होनी है। तो राजनेताओं की तरफ देखना जो है, राजनेताओं से उम्मीद रखना, सत्ता से उम्मीद रखना बहुत लाज़मी है, बहुत स्वाभाविक है और ऐसे में हम ना राजनीति को अछूत कह सकते हैं, ना राजनीति पर आक्षेप लगा सकते हैं। बजाय इसके हम ये प्रयास कर सकते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएँ
हम उन लोगों को कैसे सपोर्ट करें जो अच्छे लोग हैं और साफ सुथरी छवि के हैं, वो लोग राजनीति में आए, जिससे सत्ता हमारी जो राजनीति चुनी हुई सरकार के ही हाथ में रहनी है, वो अच्छे लोगों के हाथ में जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी। आलोक भाई, आपने अनुज भाई का जवाब सुना। और अनुज भाई जो है एक लंबा आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास के लिए आंदोलन चलाने की उनकी पहली कड़ी है कि पूर्वांचल राज्य का गठन हो, छोटे राज्यों का गठन जो है कि अनिवार्यता तो नहीं अभी कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक व्यवस्था जो है संवैधानिक व्यवस्था है। और कोई भी सरकार, कांग्रेस ने भी केंद्र में शासन किया है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोनों पार्टियां छोटे राज्यों का गठन कर चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है ना अनुज भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल और भाजपा दोनों तो अपने अपने जी समय में जी बड़े राज्यों से छोटे राज्य का गठन कर चुकी हैं। जी और जी अब मैं ये चाहता हूं अनुज भाई कि हम लोग केंद्रित आए अपने जो आपकी लगातार मुहिम है, और हमारी जो एक हमारी भी एक इच्छा है कि हम छोटे। अच्छा देखिए, अभी उनका एक आया कि अखिलेश जी ने सरकार आने पर फ्री वैक्सीन का लालच दिया, जबकि सरकार बनने की कोई आस भी नहीं दिख रही है। आलोक भाई, जो देखिए ये वैक्सीन जो है, अभी जो सरकार वर्तमान में जो सरकार है केंद्र की, वो सारे नागरिकों को फ्री ही देने की व्यवस्था है। तो अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है और सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा के विषयों पर भी राजनीति जो होती है, तो वो राजनीति समझ में नहीं आती है। खैर, अब वैक्सीन पर भी अगर चर्चा होगी तो हम लोग डॉक्टर से या बात करेंगे। अभी तो आज पहला दिन था और विश्व में जो है वैक्सीन के निर्माण और उसके लगाने की प्रक्रिया में हम बहुत तेजी से जो है आगे रहे। और एक अगर उसकी बात करें तो हम लोग आज एक अच्छे दिन को ही देख रहे हैं, लेकिन हमारा बहस का कोई बात ही नहीं रहती है। हम लोग तो आपस में संवाद और विचार विमर्श करते हैं। अनुज भाई, जी बताइए कैसे राजनीतिक दलों को 2022 में जी हम छोटे राज्य के गठन, पूर्वांचल राज्य का गठन हो, बुंदेलखंड बने या पश्चिम बने, इस पर कैसे, क्या कोई रणनीति है आपके दिमाग में कि इन लोगों को कैसे लाया जाए उस पर? जी जी पिछले 20-25 सालों से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दल जो है सत्ता से बाहर रहे। तो ऐसे में जब 2017 के चुनाव आसन्न थे, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन या उत्तर प्रदेश के बंटवारे के समर्थन में, फेवर में एक बहुत अच्छा माहौल बना था। और जनता को ये लगने लगा था कि जो है उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसके बंटवारे के बिना यहाँ की जो चुनौतियां हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, वो सुलझनी नहीं। लेकिन 2017 में जब प्रत्याशित या अप्रत्याशित रूप से भाजपा को बड़ी विजय हासिल हुई और भाजपा सत्ता में आई और योगी जी जैसे एक कठोर छवि वाले शासक को जो है मुख्यमंत्री की गद्दी मिली, तो जनता में एक उम्मीद जगी कि मेरे ख्याल से जो है उत्तर प्रदेश के विभाजन के बिना भी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में बहुत कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन वो जनता की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं, 1.5-2 साल के अंदर ही टूट चुकी है और वापस उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता को, अधिकांश जनमानस को ये समझ में आने लगा है कि वास्तव में जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं वो इसकी कहीं न कहीं विशालता से जनित हैं और इसके विभाजन के बिना जो है उत्तर प्रदेश के व्यवस्था में, शासन प्रशासन में, कानून व्यवस्था में, शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत आमूल-चूल सुधार, परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसा वास्तव में वापस एक माहौल और एक ऐसा विचार आम जनमानस के बीच में, उत्तर प्रदेश के वोटर्स के बीच में बना है और ज़रूरी है कि बना तो है, लेकिन उनको भी वो अपने को कहीं न कहीं अक्षम और बँधा हुआ महसूस करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। जब सरकार को करना होगा तो वो सरकार स्टेप लेगी। लेकिन आप अगर उत्तर भारत का इतिहास स्वतंत्र भारत का इतिहास देखें, राज्यों के गठन का इतिहास देखें, तो कहीं न कहीं राजनीतिक जागरूकता से जब वो पृथक राज्यों के आंदोलन सड़क पर उतरे या शांतिपूर्ण ढंग से ही जो है अगर हम अपनी बात को रखते हैं सरकार के सामने,
तो फिर ये एक मुद्दा बनता है और इसमें जो है जन समर्थन बढ़ता है, जागरूकता बढ़ती है, तो सरकारें जो है निर्णय लेने पर मजबूर होती हैं। तो वो हाँ, एक अमित भाई उसका बिल्कुल। जी, लेकिन लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी तो पूर्वांचल के विकास और पूर्वांचल के गठन के हिमायती नेता माने जाते हैं, और मस्तिष्क ज्वर जैसे संचार रोगों से सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, नौकर भ्रष्ट नौकरशाही और पूर्वांचल जी, के विकास की बात और तमाम योजनाएं अभी भी वो कहते हैं। अभी बनारस में पिछले दिनों उन्होंने पूरा एक किया और कहा कि पूर्वांचल का पिछड़ापन हम दूर करेंगे, सबसे आगे रखेंगे तमाम योजना। लेकिन फिल्म सिटी जब बनने की बात आई तो फिल्म सिटी जी, फिर वही नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में चली गई। जी, तो जी, एक तो जी, आप क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि वो कौन सी मजबूरियां हैं कि एक तो फिल्म सिटी जो है समृद्ध जो है, और पूर्वांचल भी है, अवध भी है और बुंदेलखंड भी है, प्राकृतिक जी, जिसों संसाधनों और एक मानव श्रम के मामले में। तो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि कोई भी सरकार आवे तो वो जो है दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाती है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर मौजूद होने की बात होती है वो तो सरकारों ने ही किया है ना। अगर जी, इधर कर देती तो यहाँ पर। और दूसरा, जी, पूर्वांचल राज्य के जो गठन की मांग का आंदोलन था, जो पक्षधरता थी योगी जी, आदित्यनाथ जी की, वो क्यों पीछे छूट गई? जी, जी। सबसे पहले जो आपने जी बात करी फिल्म सिटी का एक उदाहरण रखा, तो देखिए अरविंद जी, विकास के बीच में विकास करना और दिखा देना बहुत आसान होता है। बजाय इसके कि पिछड़े क्षेत्रों में पहले आधारभूत जो समस्याएँ हैं, जो वहाँ की मूलभूत समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उनसे निपट करके आधारभूत ढाँचा खड़ा करना, एक वहाँ पर विकास का माहौल तैयार करना, उसके बाद वहाँ पर विकास करना, वो एक चुनौतीपूर्ण और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऐसे में किसी भी सरकार के लिए पूर्वांचल इसीलिए उपेक्षित होता गया कि कोई भी जो भी सरकार आती रही, उसके लिए बहुत आसान होता गया कि हम जहाँ जो एक विकसित क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ और नया करके दिखा दें कि हमने विकास किया अपने इन 5 सालों में। तो ये पूर्वांचल के लिए और ज़्यादा घातक होता रहा सरकारों की ऐसी सोच। तो सरकारों को इस जो है सोच से बाहर आकर के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एक दीर्घकालिक और स्थायी और जो है विकास के लिए पूर्वांचल के विकास के लिए ध्यान देना होगा। और ये तभी संभव है जब पृथक राज्य होगा तो उसकी अपनी नीतियाँ होंगी, अपना बजट होगा, अपनी सरकार होगी, अपनी जवाबदेही अपने क्षेत्र की जनता के प्रति होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम जो भी कार्य करेंगे वो उस क्षेत्र के अंदर करेंगे। आज उत्तर प्रदेश विशाल राज्य है, तो ऐसे में जो भी सरकार आती है उसको जहाँ पर विकास करके दिखाना आसान होता है, वो वहाँ करके दिखाने का प्रयास करती है। जैसे कि मेट्रो अगर आई तो मेट्रो लखनऊ में आई, मेट्रो बलिया में आ ही नहीं सकती थी, मेट्रो बनारस में आ ही नहीं सकती थी जो है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए भी आधारभूत चुनौतियाँ और मूलभूत समस्याओं से ही जो है हम जूझ रहे हैं, तो उसके ऊपर मेट्रो कहाँ से आ सकती है? बेतरतीब अगर हम नगर नियोजन कहें वाराणसी का, बेतरतीब विस्तार कहें वाराणसी का, तो उसके बीच में मेट्रो ला पाना एक अपने आप में एक बहुत गंभीर चुनौती थी। आज तक बनारस के लिए मेट्रो पर सर्वे कार्य नहीं हो सका और उसका डीपीआर नहीं बन सका। तो ऐसे में जो है जहाँ विकास हुआ वहाँ पर विकास करके दिखाना आसान रहा है और इस हमें इस मानसिकता से बाहर आकर के पृथक राज्य की लड़ाई लड़नी होगी। अनुज भाई बिल्कुल, देखिए जब उत्तर प्रदेश के विकास की बात होती है और पूर्वांचल की भी बात उसमें जुड़ती है, तो मुझे प्रमुख रूप से 3 नाम मुझे मतलब हमेशा वो याद आ जाते हैं। एक तो देखिए स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी, जी, दूसरा स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी और तीसरे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी। जी, गोरखपुर, मऊनाथ भंजन और बाराबंकी, ये 3 जी, माटी से पले बढ़े जन्मे और अपनी राजनीति में बहुत ऊंचाई तक गए ये तीनों लोग विकास के पर्याय माने गए। जी, क्या हम ये भी समझ सकते हैं पूर्वांचल के लोग, अच्छा बुंदेलखंड की भी हम बात इसमें जोड़ जी, सकते हैं, बुंदेलखंड में इस तरह के नेतृत्व आने चाहिए तो बुंदेलखंड की खनन संपदा और श्रम संपदा को वहीं पर कंसंट्रेट करते जी, कि वहां पर और कितनी वहां पर प्राकृतिक दृश्य, कितने पर्यटन के दृश्य से बहुत अच्छा वो माना जा डेवलप हो सकता है। अवध का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, पूरा सब क्षेत्र। तो क्या जो मुख्यमंत्री बनते रहे जी, जी,
उत्तर प्रदेश के विभाग से, जैसे मायावती जी बनी, नेताजी मुलायम सिंह यादव बने, फिर अखिलेश जी बने, सब जो पश्चिम बेल्ट के उधर के बने, तो उन लोगों ने बाकी शेष क्षेत्र को एक तरह से क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि सौतेला व्यवहार किया। जी। जो चीजें बाकी क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए थी उसको समेट के 2-4-5 जिले के लिए सीमित कर देना, ये घटनाक्रम तो कहीं चुपचाप नहीं हो गया। लीडरशिप के भी सवाल पर हम अलग बात करेंगे, लेकिन अभी डेवलपमेंट पर कि क्या सरकारों ने पूर्वांचल के साथ, बुंदेलखंड के साथ और शेष प्रदेश के साथ अन्याय नहीं किया। समुचित विकास जिस तरह अपने अपने जनपद का अगल बगल का कराया, उस तरह बाकी जगह का अगर कराए होते तो क्यों जो है अलग राज्य के गठन की संवैधानिक मांग होती। जी अनुज भाई। जी 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 अरविंद जी, देखिए इसके पीछे भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान चाह करके भी इस बड़े राज्य में जो मुख्यमंत्री बनते आए या जो सरकारें बनती आई वो नहीं कर सकती। जैसे कि अगर आप एक बड़े परिवार की बात करते हैं तो अगर संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार में मेंबर्स ज्यादा हैं तो उन मेंबर्स में योग्यता और क्षमता का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होता है। चंद लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो उनका व्यक्तित्व विकास होता है, उनका आर्थिक सामाजिक विकास होता है और उस बाकी परिवार उन पर आश्रित रह करके एक पंगु बन करके रह जाता है और वो अपने वो परिवार के डेवलपमेंट में योगदान नहीं कर पाता। जैसा कि आपने उत्तराखंड के साथ देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड था तो अपार प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण होते हुए, रिच होते हुए भी उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत अच्छा योगदान नहीं दे पा रहा था और खुद अपने उत्तराखंड के निवासियों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत खुद वहाँ की संपदा नहीं बन पा रही थी। लेकिन उत्तराखंड का विभाजन हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और 2000 से लेकर अब तक उत्तराखंड की जो अगर हम उत्तर प्रदेश से जो है प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश से 5 गुनी प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की है। अगर हम उत्तराखंड में इस दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की बात करें तो 10 टाइम्स से ज्यादा उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो ऐसा जिम्मेदारियों के बंटवारे से और जो वहाँ के लोगों की, वहाँ की संपदा की, वहाँ की प्राकृतिक संपदा की, वहाँ की संभावनाओं की क्षमता थी, उसके सदुपयोग से, उसके उपयोग से ये संभव हुआ कि उत्तराखंड विकास के पथ पर तीव्रता से अग्रसर है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश विशाल राज्य है और हम विकास की संभावनाएं होते हुए भी उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिम्मेदारियों का विभाजन नहीं है, तो ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश का बजट भी छोटा होता है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बदतर है। तो ऐसे में जो भी सरकार आती है तो वो अपने सीमित बजट, सीमित संसाधनों में अपना कोई 5-10 जिलों का क्षेत्र चुन लेती है जो उसका मेन जो है आधार होता है, मुख्य आधार होता है और उसके डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करती है और उसी के डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करके पूरे यूपी को 22 करोड़ जनता को दिखाती है कि हमने डेवलपमेंट किया। अब वो चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे आज की भाजपा सरकार हो। तो ये एक समस्या है और उसका उसी हिसाब से जो है प्रयास किया जाता है कि हम कैसे उसमें डेवलपमेंट दिखाएं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है तो ठीक जिस तरीके से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आया, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय में सुधार आया, वहाँ की अपना बजट हुआ, वहाँ पर अपना उन्होंने अपने संसाधनों का कुछ समुचित उपयोग करके अपने विकास के पथ पर बढ़े, वैसे ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड पृथक रूप से तीव्र विकास की ओर अग्रसर होगा। जी, बहुत आपने एक आर्थिक पहलू का बहुत अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण किया अनुज भाई। तो समग्र सुनियोजित विकास की आवश्यकता है। एक तरफा विकास हुआ, सरकारें किसी की भी रहे, उन्होंने अपना एक विकास का मॉडल दिखाने के लिए जो विकसित क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के, वहीं पर विकास की परियोजनाएं लाई, वहीं पर इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया। अगर छोटे राज्यों का गठन हो जाएगा, पूर्वांचल का गठन हो जाएगा, तो पूर्वांचल में भी समग्र सुनियोजित विकास की शुरू होगा। और तमाम योजनाएं, हम लगातार विमर्श में हर योजना के बारे में बात करेंगे जो वर्तमान सरकार चला रही है, और उस योजनाओं को भी हम विकास और सुशासन, भ्रष्टाचार और जन सहभागिता के मुद्दों पर हम उसको टटोलेंगे कि कितना वो सही है, कितना जनता की नजर में सही है और क्या कहना है सरकारी अमले का। आज हम लोगों ने एक राजनीति पर विमर्श की शुरुआत अनुज भाई की है और
जो पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की आपका पूरा परिवार है, उसका जनपक्ष के विमर्श में अनवरत सहयोग आपने सहभागिता से दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ये सहयोग बनाए रखेंगे और जनता के मुद्दे निर्धारित करने के लिए मैं एक बार पुनः आप लोगों की सलाह और आप लोगों के सहयोग से ये आपके हैं उनको समय समय पर समय की उपलब्धता के हिसाब से दीजिए। हम राजनीति के विभिन्न आयामों पर विभिन्न जनपदों में क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या राजनीतिक रुझान है, क्या जनपद वार मांग क्या है, पूर्वांचल का राज्य के गठन में जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद और कई समस्या भी है, हर क्षेत्र की अलग समस्या है। तो वही जैसे आपने कहा ना कि रोड मॉडल, अब जो पूर्वांचल की समस्या बुंदेलखंड की समस्या थोड़ी ना है, जनता से जुड़ी हुई, बुंदेलखंड की और तराई की समस्या में अंतर है। तो इन सारी बिंदुओं को हम लोग एकत्र करके प्रस्तुतिकरण करेंगे और हम चाहेंगे कि राजनीतिक दल जो हैं वो हमारे आपके द्वारा जनता के उठाए हुए मुद्दों में से मुद्दों को अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र, अपने आचरण में शामिल करें और हमारे लोगों के बीच में आवे, जनता के बीच में आवे, मुद्दा आधारित राजनीति हो और मुद्दे कौन से हो जो जनता से जुड़े हों, जनता जो मुद्दे चाह रही है। आप जातीय और धार्मिक उन्माद में और बेमतलब की फिजूल की बहसबाजी में उलझा करके जनता को, मतों को जो है भ्रमित करके हरने का काम ना हो, मत को, विश्वास को अर्जित करने का काम हो। तो अनुज भाई, हम लोग इस काम में लगे रहेंगे बहुत और रात में 10 बजे की लिमिट इसलिए रखी गई कि दिन भर घर में रहे तो भोजन करने के बाद हम लोग अपना 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट इस राजनीतिक चर्चा में दें। तो अनुज भाई, आपको कुछ और अगर कोई बात संदेश देनी है तो कहिए, फिर हम लोग आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं। अनुज भाई। जी अरविंद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल देखिए, जो आम जनमानस है उसको मुद्दे और अपनी समस्याएं, चुनौतियां तो समझ में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझाने में विफल रह जाते हैं कि उन समस्याओं के मूल में क्या है। तो इसके लिए जो है जन जागरूकता और सिविक सेंस का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है कि हम शिक्षित ही ना बने, हम राजनीतिक रूप से जागरूक बने और ये हमारा और आपका जो है ये दायित्व है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जनपक्ष को, आपको, कि आप इसमें एक बखूबी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आम जनमानस ये समझ सके कि वास्तव में हमारे मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों के मूल में क्या है। तो जनपक्ष को, आपकी टीम को और सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन और नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद अनुज भाई और सभी साथियों को, दर्शकों को, जो लोग अभी जुड़े हैं या जो लोग बाद में जुड़ेंगे, सभी लोगों को धन्यवाद। और इस जनपक्ष के इस विमर्श का हिस्सा बनिए। अब हम लोग राजनीति में बात करेंगे, प्रकृति पर बात, महिलाओं पर बात, भोजन पर बात और बाग बगीचा, खेत खलिहान पर भी बात जारी रहेगी, लेकिन उसका समय अभी निर्धारित नहीं है। निर्धारित एक बात हो चुकी है कि 2022 में हमको नई सरकार चुननी है, तो हमारे मुद्दे सरकार गठन में कितने कारगर साबित हो, अब हम उस मुहिम में लगे हैं और उस मुहिम पर संवाद का विचार विमर्श करने का तय शुदा निर्धारित समय है रात्रि 10 बजे। हमारे साथ आप बने रहिए, रोज 10 बजे हम आपके बीच में बात करने आएंगे। आप बात करने के इच्छुक हो, आप बात रखने के इच्छुक हो, हमको व्हाट्सएप करिए, हमको संदेश दीजिए और जनपक्ष का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पूर्वांचल, जय उत्तर प्रदेश।